स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोग मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, बेसिकली ऑप्शनल के दृष्टिकोण से हम लोग प्राचीन इतिहास के अध्ययन को कंटिन्यू किए हुए हैं। और पिछला जो लेक्चर रहा वहाँ हम लोगों ने इस बात पर विचार किया कि क्या प्राचीन भारत के लोगों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, जिसे हम लोगों ने समझा और जाना कि अगर लिखना हो, हमें प्रश्न पूछा जाता है तो किस रूप में लिखना है। देखिए, जब हम लोग ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं, मानविकी की बात करते हैं, तो मानविकी में विज्ञान की तरह कोई चीज सत्य नहीं होता है। विज्ञान जैसे H2O मिलाने के बाद पानी ही होता है H2O कॉम्बिनेशन, तो मानविकी में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है जिसे हम मान लें कि वही सत्य है। ये आपके विचारों के ऊपर तय करता है कि आप किस तरफ झुकते हैं, इस तरफ जाते हैं या उस तरफ जाते हैं। दोनों आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर निर्भर करता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज को लिख रहे हैं। अगर आपके पास प्रमाण है तो आप लिखिए, आपका आंसर वो भी सही होगा। अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, वो प्रमाण है, तो हमारा आंसर वो भी सही होगा। ये बेसिकली डिपेंड करता है क्वेश्चन के पूछने के दृष्टिकोण पर कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया और क्या डिमांड कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जब मेंस में आंसर राइटिंग करना होता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए कि बेसिकली ये क्या कह रहा है और कौन से दृष्टिकोण को चाह रहा है, किधर झुकाव चाह रहा है। आप उसी तरफ झुक करके आंसर को लिख दीजिए। जैसे अगर प्रश्न आ ही जाता है कि भारत में के लोगों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव नहीं था, बल्कि यह भारत में यह इस्लाम की एक शानदार धरोहर की परंपरा है, व्याख्या कीजिए। अगर आप चाहें यहाँ पे तो दिखा सकते हैं कि भारत के लोगों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव नहीं था। मैंने कई कारण बताए थे कि प्राचीन जो ग्रंथ मिले हैं भारत में, उनमें क्या क्या कमियां, उन कमियों को दिखा दीजिए कि यहाँ पे कोई भी एक्चुअल में ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में किसी की मात्रा स्थापित नहीं हो पाती, क्योंकि ज्यादा चीजें धर्म से जुड़ी हुई है, अतिशयोक्तिपूर्ण जो है कि मिथक वहां पे भरे पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दीजिए कि भारत में किस प्रकार से इतिहास की परंपरा जो है कि इस्लाम से शुरू होती है, लेखन की कला, और भारतीय जब शासक आते हैं, मुगल शासक या मुस्लिम शासक जब भारत में आते हैं तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कई प्रकार की लेखनी लिखवाते हैं जो ज्यादा वस्तुनिष्ठ माने गए या ज्यादा जो है कि निष्पक्ष माने गए। तो आपके झुकाव के ऊपर तय करता है कि बेसिकली आप किस झुकाव को ले जाकर के आंसर लिख रहे हैं और क्वेश्चन क्या पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है। दोनों चीजों को बैलेंस करके भी लिखा जा सकता है, जैसा कि मैंने पिछले कुछ पॉइंट्स में, मैंने पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कशन किया था कि इसको किस प्रकार से देखा जा सकता है। तो मानविकी में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, सत्य नहीं है। आप इसी चीज को लेकर चलिए, ये भी जरूरी नहीं है कि यही मान के चलिए। आपके पास अगर पॉइंट्स है तो आप दूसरे तरफ भी ले जा सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स मजबूत होने चाहिए जिससे कि एग्जामिनर सहमत हो सके कि बिल्कुल ही बंदे ने बात को सही कहा है। तो अभी तक हम लोग साहित्यिक स्रोतों पे अध्ययन कर रहे थे, बेसिकली विश्लेषण कर रहे थे साहित्यिक स्रोतों का। एक तो हम लोगों ने देखा प्राथमिक और द्वितीयक साहित्य स्रोत जो साहित्यिक स्रोतों से जुड़ा हुआ है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लिमिटेशंस है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि भारत में इतिहास लेखन इस्लाम की शानदार धरोहर है, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, मैंने पॉइंट्स दिए। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि क्या भारत के लोगों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इसे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो आज बेसिकली हम लोग साहित्यिक जो स्रोत है, अध्ययन सामग्री है, उनके प्रकार को देख लेते हैं, कितने प्रकार की। हालांकि सारी चीजें मैंने डिस्कशन कर लिया है अध्ययन सामग्री का, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा सा आपको समझते हुए चलना है। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कि साहित्यिक अध्ययन सामग्री के प्रकार। साहित्यिक अध्ययन सामग्री के प्रकार। सामग्री के प्रकार, कितने प्रकार के साहित्यिक अध्ययन सामग्री होता है थोड़ा सा समझिए। एक तो हम लोग बांट सकते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जैसे प्राचीन काल के जो ग्रंथ है बेसिकली धार्मिक साहित्य के रूप में लिखे गए, और धार्मिक साहित्य को भी हम लोग जैसे कि कई भागों में बांटते हैं। जैसे ये कर लीजिए ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य कर लीजिए, ग्रंथ की जगह ब्राह्मण साहित्य। ये सारी चीजें मैंने डिस्कशन किया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री के पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में। ब्राह्मण साहित्य की बातें किया जाए तो कई सारी चीजें आती है, आपको पता है। ब्राह्मण साहित्य में वेद आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आता है और उपनिषद आता है। ये जो सभी चारों हैं ये सभी वैदिक साहित्य माने जाते हैं, इन्हीं को कहा जाता है वैदिक साहित्य, है ना। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद साहित्य। इसके बाद आता है छह वेदांग, छह वेदांग, सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य, फिर स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य,
देन 18 पुराण, उसके बाद महाकाव्य। कौन कौन से महाकाव्य? रामायण एवं महाभारत, रामायण और महाभारत और महाभारत। ये जो सभी 6 वेदांग, इन्हें बोला जाता है वेदेत्तर साहित्य। यह है वैदिक साहित्य, इन्हें बोला जाता है वेदेत्तर साहित्य, वेदेत्तर साहित्य। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कशन करना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे वेदों में क्या लिखा गया, ये सारी चीजें हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कशन होगा। बेसिकली यहाँ पे चारों वेद और बाकी चीजों का डिस्कशन हम लोगों को नहीं करना, ये सारी डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। और ये मैंने बताया जब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़ी जाती है तो इनका डीप अध्ययन किया जाता है। और मैंने जितने डीप इन सभी चीजों के बारे में बताया उतने डीप में किसी ने नहीं बताया होगा आप लोगों को। जो आप पढ़ेंगे वो वाला क्लास ज्वाइन जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर लेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री कम से कम कर ही लीजिए ताकि आपका वहां सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। वहां से करने के बाद जब यहाँ आकर के क्लास करेंगे ना तब आपका लेवल बड़ी हाई होगा, तब आप समझ पाएंगे चीजों को, एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। वेदों की बात हो रही है तो आपके दिमाग में तुरंत चारों वेद, उसके अंदर क्या क्या बातें कही, वो सारी चीजें कनेक्ट होनी चाहिए जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें। तो उन्हें बोलते हैं वैदिक साहित्य, इन्हें बोला जाता है वैदेत्तर साहित्य। ये सारे धार्मिक साहित्य में ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा धार्मिक साहित्य में ये है ना, हम लोग लिखे हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य। दूसरा है बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। इस पे भी हम लोगों ने खूब डिस्कशन किया है। बौद्ध साहित्य में क्या क्या आता है, जितने पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, इसके अलावा दीर्घ निकाय, जातक कथा, इसके अलावा दीपवंश, महावंश, इसके अलावा भी और बुक है दिव्यावदान, फिर एक है अशोकावदान, अशोकावदान, फिर आर मंजू श्री मूल कल्प आदि कर लीजिए। ये है धार्मिक साहित्य। बौद्ध साहित्य जिसे हम लोग बोलते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो साहित्य, इनके माध्यम से भी हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हैं। फिर बौद्ध के बाद सी डाल लीजिए, जैन साहित्य, जैन साहित्य। जब जैन साहित्य की हम लोग बात करते हैं तो इसमें कल्प सूत्र, उसके बाद आचारांग सूत्र, भागवती सूत्र, फिर इसके अलावा होता है फिर अंग, इसके अलावा होता है भद्रबाहु चरित्र आदि। तो इतने चीजों को हम लोग शामिल करते हैं धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, जिसमें ब्राह्मण धर्म से जुड़ी हुई जो साहित्य है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य और जैन ग्रंथ से जुड़े हुए साहित्य। जब आगे हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बाकी वैदिक काल वगैरह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सारी सूचनाएं हम लोग यहाँ से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये साहित्यिक स्रोतों की श्रेणी में आ जाता है। हड़प्पा काल में चूंकि साहित्य नहीं पाया जाता है, इस वजह से हड़प्पा काल तक हमें बेसिकली डिपेंड होता है किस पे, पुरातात्विक स्रोतों पे। वैदिक काल से हम लोग वैदिक साहित्य पर डिस्कशन शुरू करते हैं और वैदिक साहित्य से जुड़ी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इन सब चीजों का डीप एनालिसिस हम लोग आगे चल करके करेंगे जब हम लोग वैदिक काल में आगे बढ़ेंगे। वैदिक काल के बाद जो हम लोग जाएंगे महाजनपद काल में, जहां 2 धर्मों की उत्पत्ति हो जाती है, बौद्ध एवं जैन धर्म, उससे जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन किया जाएगा। क्लियर है? अगला ये देखिए। अच्छा हाँ, एक चीज और थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे एक विश्लेषण हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बेसिकली 2 साहित्य आ रहा है, एक ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण धर्म से जुड़ा हुआ ब्राह्मण साहित्य, एवं दूसरा बौद्ध तथा जैन साहित्य। इनके दृष्टिकोण में क्या अंतर है? बौद्ध तथा जैन साहित्य के दृष्टिकोण में अंतर, साहित्य के दृष्टिकोण में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ये एक बार इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछा गया था हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे से। सारे डाटा आपके जब यूपीएससी अब जाते हैं, धौलपुर हाउस जब दिल्ली में जब पहुंचते हैं यूपीएससी में, तो वहां आपका सारी डिटेल्स सामने वाले एग्जामिनर के पास होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, जो परीक्षक होता है, उसके पास सारी डिटेल्स होता है।
आपने हाई स्कूल कब किया, इंटर कब किया, कहाँ किए, कितने मार्क्स हैं, फिर बीए आपने कब किया, आपका ऑप्शनल विषय क्या, सारी चीज़ें होती हैं उसके पास ढेर सारी। इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी में बायोडाटा से ही कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपके इंटरव्यू में। आपके बायोडाटा से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया जाएगा, किस गांव से हैं, किस जिले से हैं, उस जिले और गांव का नाम क्यों पड़ा, क्या महत्व है, वहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यूपीएससी के लड़कों के ऊपर बड़ी बर्डन हो जाता है कि पहले बायोडाटा ही तैयार किया जाए, और उनका बायोडाटा ही कम से कम 200-300 पेज का तैयार होता है। जो तैयार करना शुरू करेंगे अपने गाँव का इतिहास, जिले का इतिहास, जिले में महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है उसका इतिहास, कोई ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है तो उसका इतिहास उनके दिमाग में होना चाहिए। अपने नाम का भी चीजें होना चाहिए, हमारा नाम ऐसे क्यों पड़ा है ना, इसके पीछे के क्या रीजन है, ये सब चीजें भी जानना पड़ जाता है ताकि हमें एक सही जवाब दे सकें। अगर पूछा जाए वहां पे प्रश्न तो एक राइट आंसर दे सकें, संतुष्ट कर सकें इंटरव्यूअर को, बेसिकली ये होता है। तो बायोडाटा से जुड़े हुआ ढेर सारे प्रश्न होता है। जो ही आप देखेंगे कि आपने किया है बीएससी और ऑप्शन रख लिया आपने हिस्ट्री, तो वहां फिर एग्जामिनर आपसे ऐसे भी क्रॉस क्वेश्चन करता है कि बीएससी करने के बाद आपने हिस्ट्री रखना, उसके पीछे क्या कारण। जब आप बताएंगे कि इतिहास में मेरा बहुत दिलचस्पी है तो फिर आपसे फिर इतिहास की तरफ क्वेश्चन बढ़ा जाएगा और इतिहास से जुड़े हुए कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें भी आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी एक्चुअल में क्या होता है, इसलिए बोला जाता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी के प्रथम दिन से ही आपकी तैयारी तीनों लेवल पे होनी चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, साक्षात्कार, तीनों तैयारियां एक साथ चली चाहिए। ये प्रश्न वहीं से पूछा गया है कि जब हम धार्मिक साहित्य की बातें करते हैं तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद बौद्ध और जैन साहित्य की बातें करते हैं, इनके दृष्टिकोण में क्या अंतर है बेसिकली थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जो ब्राह्मण साहित्य लिखे गए वो लिखे गए संस्कृत में लिखे गए, और संस्कृत उस समय अभिजात वर्ग की भाषा थी, संस्कृत जन सामान्य की भाषा नहीं थी, सब लोग संस्कृत नहीं बोलते थे। जो पढ़े लिखे प्रकांड विद्वान लोग थे उन लोगों की लैंग्वेज थी संस्कृत, और जितने भी ब्राह्मण साहित्य लिखे गए वो सभी संस्कृत में लिखे गए। वहीं जब हम बौद्ध और जैन साहित्य की बात करते हैं तो बौद्ध और जैन साहित्य जन सामान्य की भाषा में लिखा गया, प्राकृत और पाली भाषा में लिखा गया। इसीलिए बुद्ध ने जो उपदेश देना शुरू किया तो जन सामान्य की भाषा में उन्होंने उपदेश दिया, पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया। ऐसे महावीर भी प्राकृत भाषा में उपदेश देना शुरू करते हैं ताकि वो जन सामान्य की भाषा थी, लोगों से जुड़ते हैं। यहीं से इस दृष्टिकोण में भी अंतर पता चल जाता है। जो लैंग्वेज इलीट्स वर्ग की होगी वो इलीट्स वर्ग की बातें करेंगे, जो लैंग्वेज जन सामान्य की होगी वो जन सामान्य वर्ग की तरफ टारगेट करेंगे। हालांकि इलीट्स वर्ग का लैंग्वेज सिर्फ इलीट्स वर्ग की बातें करे ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो बातें होंगी वहां पे वो इलीट्स वर्ग की होंगी, अभिजात वर्ग की होंगी। ज्यादातर चीजें जन सामान्य वर्ग की तरफ कम फोकस होगा। वही वह भाषा जो जन सामान्य की होगी ज्यादातर वहां पे जो बातें होंगी जन सामान्य की होंगी, इलीट्स वर्ग की तरफ कम फोकस होगा। यही इनके दृष्टिकोण में अंतर होता है कि जहां ब्राह्मण साहित्य अभिजात वर्ग की बातें करता है, वही बौद्ध और जैन साहित्य जन सामान्य वर्ग की बातें करता है। तीन साहित्यों में ये डिफरेंसेस होगा। थोड़ा सा लिख लीजिए यहां पे, लिखिए यहां पे ब्राह्मण साहित्य समाज के अभिजात वर्ग पर दृष्टिपात करता है। जन कामा लगा दीजिएगा, जन सामान्य पर उसकी कम दृष्टि पड़ती है, कम दृष्टि होती है। अभिजात। वहीं दूसरी तरफ इसी में लिखिएगा, वहीं दूसरी तरफ बौद्ध एवं जैन साहित्य समाज के निचले वर्ग की झलक देता है, निचले वर्ग की झलक देता है। क्लियर यहां तक? दोनों के दृष्टिकोणों में डिफरेंसेस। अच्छा, ये तो हो गया धार्मिक। इसके अलावा दूसरा पॉइंट डालेंगे हम लोग, धार्मिक साहित्य हो गया, दूसरा है धार्मेतर साहित्य, धर्म से इतर, या इसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य बोलते हैं, धार्मेतर साहित्य। इसी को बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। और धर्मेतर साहित्य में सबसे जो बड़ा चीज माना जाता है आत्मकथात्मक रचनाएं, आत्मकथात्मक रचनाएं ये शामिल होती हैं
धर्मनिरपेक्ष साहित्य में इसमें कई सारी रचनाएं हैं, जिसे आप लोग देखेंगे विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, इसके अलावा अश्वघोष का बुद्ध चरित, फिर हो जाएगा वाण भट्ट का हर्ष चरित। क्लियर? ये तो हो गया साहित्यिक स्रोतों के दो प्रकार, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य या धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसके अलावा कुछ और साहित्य भी आते हैं। एक आता है क्षेत्रीय साहित्य, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बेसिकली क्षेत्रीय साहित्य की रचना की जाती है पूर्व मध्य काल में। एक्चुअली पूर्व मध्यकाल जो था ना, ये क्षेत्रीयता को बढ़ावा दे रहा था। आप देखेंगे क्षेत्रीय स्तर पे कई सारे जो सामंत थे वो राजा बन चुके थे, और इसी क्षेत्रीयता ने क्षेत्रीय साहित्य के विकास को बढ़ावा दिया। अब क्षेत्रीय स्तर पे साहित्य लिखे गए, यानी जो सामंत थे, सामंत से राजा बने, वो अपना इतिहास लेखन कला की शुरुआत करते हैं कि आप क्षेत्रीय साहित्य की रचना कीजिए। और इसी दौरान जो रासो साहित्य है खूब लिखा गया, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन थी क्षेत्रीय साहित्य की। जैसे क्षेत्रीय साहित्य जो लिखा गया, इसमें बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा करके लिखी गई, बहुत सारी मनगढ़ंत बातें और झूठी कहानियां इसमें जोड़ दिया गया, लिख दिया गया। इसलिए क्षेत्रीय साहित्य जो लिखे गए व्यापक रूप से माना जाता है कि वो इतिहास के काम की चीज तो थी, लेकिन बहुत ही संभल करके उसे प्रयोग करने की जरूरत थी इतिहास में। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि आजकल लोग पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाओं को इतिहास की श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें झूठी लिखी गई हैं, जो आगे के चल करके ग्रंथों से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें ये चीजें झूठी लिखी गई, और झूठ के आधार पर इतिहास को एक नए रूप में ढालने का प्रयास किया गया। कई सारी कहानियां, मैंने कुछ चर्चा भी किया है अपने कुछ लेक्चरों में, कि जैसे संयुक्ता प्रकरण को लेकर के देखा जाए तो ऐसे बहुत सारी चीजें रासो साहित्य के माध्यम से प्रचारित किया गया, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो इसे संभल करके प्रयोग करने की जरूरत है ऐसे साहित्यों के इतिहास में। यानी इन साहित्यों पर हम पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, क्षेत्रीय साहित्यों पर, कि सही लिखा गया। इसमें एक साहित्य है जो माना जाता है बेसिकली कश्मीर को लेकर के, रास तरंगड़ी। बाकी रासो जो साहित्य लिखे गए, रासो साहित्य ऐतिहासिक कम, अकल्पित ज्यादा लगते हैं, कल्पना से भरे हुए ज्यादा लगते हैं। तो पूर्व मध्यकाल में प्रचलित हुआ बेसिकली ये। तो लिखिए, थोड़ा सा लिखिए, इसी में लिख लीजिए, पूर्व मध्यकाल में क्षेत्रीयता के विकास के साथ ही क्षेत्रीय साहित्य की रचनाओं को प्रोत्साहन मिला, रचनाओं को भी प्रोत्साहन मिला। इस काल में कश्मीर, राजस्थान आदि क्षेत्रों, इसमें नेपाल भी शामिल था, आदि क्षेत्रों में क्षेत्रीय साहित्य की रचना हुई, जिसमें सबसे प्रमुख स्थान दिया जाता है रास तरंगड़ी को। यहीं पे लिख लीजिए, जिसमें सबसे प्रमुख स्थान कल्हड़ की रास तरंगड़ी को प्राप्त है। रास तरंगड़ी को प्राप्त है। देखिए सबसे स्थान लिखिए, वही दूसरी तरफ पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मैंने बताया वही राजस्थान में दरबारी कवि एवं चारण भाटों के द्वारा रासो साहित्य की रचना की गई। रासो साहित्य की रचना हुई। याद है आप लोगों को कोई रासो साहित्य की रचना हुई? जैसे परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो,
पृथ्वीराज रासो, इसके अलावा विसल देव रासो, कई सारे रासों की रचना है पूर्व मध्यकाल में। अब ये जो रासो ग्रंथ है, तो इन रासो ग्रंथों की अपनी एक महत्ता तो है ताकि विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन मैंने बताया इसकी लिमिटेशंस भी, कमियां भी। तो इसमें देख लीजिए, देखिए क्षेत्रीय साहित्यों का सबल पक्ष क्या है इनका, या महत्ता, इनके महत्व की अगर हम लोग बात करें तो इसका महत्व यह है कि इसके द्वारा क्षेत्र विशेष की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ये इनका एक सबल पक्ष माना जाता है क्षेत्रीय साहित्य का, कि क्षेत्रीय साहित्य जब लिखे गए तो क्षेत्र विशेष, जिस क्षेत्र के साहित्य लिखे गए उस क्षेत्र के बारे में ढेर सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन इनका एक निर्बल पक्ष भी है, और मैंने बताया कि निर्बल पक्ष बेसिकली जो रासो साहित्य लिखे गए उसका निर्बल पक्ष यह था कि ये जो साहित्य है ये कट्टरता से भरे हुए हैं, पूरी तरीके से कट्टरता यानी धार्मिक कट्टरता लिए हुए हैं। इनका जो सोच है वो संकीर्णता से भरा हुआ है, अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियां और कई सारे झूठी कथाओं से ये भरे हुए। इसलिए इतिहास में इन साहित्यों का उपयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है, सिर्फ वहीं तक जहां तक लगता है कि ये सही सूचना है। गलत सूचनाओं को इतिहास में इन साहित्यों का कोई प्रयोग नहीं माना जाता। क्लियर है? तो यहीं पर लिखे सबल पक्ष, तो यानी महत्ता हो गया, निर्बल पक्ष यानी इनकी सीमा। अगर इनकी हम लोग सीमा की बात करें तो एक तो सीमा ये है कि ये इसमें काल्पनिक कहानियां एवं अतिशयोक्तिपूर्ण बातें लिखी गई है ना। जिस काल में लिखा गया, जो शासक था उसको खूब बढ़ा चढ़ा करके उस संदर्भ में बातें की गई, बहुत ही महान बता करके बातें किया गया। चारण भाट का मतलब समझ रहे हैं? चारण भाट यही होता था जो अपने शासक की उपलब्धियों को, छोटी सी उपलब्धियां हैं यानी तिल का ताड़ बना देना इसे बोलते हैं। तो रासो साहित्य क्या है? तिल के ताड़ बना करके लिखा गया। अगर एक लाइन में इसे लिखा जाए तो यहां पर लिख लीजिएगा, तिल का ताड़ बना देना, तिल का ताड़ बनाकर पेश किया गया है, पेश हुआ है ये साहित्य। शासक की छोटी सी उपलब्धि को खूब बड़ा बना दिया गया, शासक की नाकामी को भी यहाँ पे उसका एक अलग गुण बता दिया गया कि एक्चुअल में ये इसकी प्रतिभा है, जो उसकी कमी है उसी को उसका टैलेंट बता दिया जा रहा है। और ये चीजें चारण साहित्य के अंतर्गत होता है। जब जो भी चारण होते हैं, जब चारण साहित्य की रचना होती है तो ऐसी होती है, वो सीधे शासक को एक भगवान के रूप में आदर्श मान लेता है, अवतार मान लेता है कि भगवान के अवतार है। तो उनकी कोई भी कमी उसको नजर नहीं आती, उनको हर एक चीज उसे एक चमत्कार नजर आता है। शासक कुछ भी काम करता है, लाखों लोग मर जाएंगे तो उसको इसका चमत्कार नजर आएगा कि लाखों लोग मरना भी एक चमत्कार है। तो इस रूप में चारण साहित्य लिखे गए। इसी वजह से रासो साहित्य की परिकल्पना इतिहास के बेहतरीन ग्रंथों में नहीं की जाती, की ही नहीं जाती। बहुत सारे लोग इसे ऐतिहासिक ग्रंथ मानते ही नहीं, यहां से कोई भी सूचना उठाना ही नहीं चाहते। एक तो ये हो गया। दूसरी, ये जो रासो साहित्य थे इसमें क्या था कि ये संकीर्णता और कट्टरता से भरे हुए थे, संकीर्णता और कट्टरता से भरे हुए थे, कट्टरता से भरे हुए थे। अब पढ़ेंगे रासो साहित्य तो आप देखेंगे बहुत ही संकीर्ण और ढेर सारी कट्टरता से भरी हुई चीजें लिखेंगे। यहां पे कट्टरता इनका सीधा सा मतलब था कि यहां पे हिंदू मुस्लिम कट्टरता, ऐसी बहुत सारी चीजें यहां पे आपको देखने को मिलेगी। आपको पता है रासो साहित्य को बेस बना करके एक फिल्म आई पृथ्वीराज चौहान, अक्षय कुमार की फिल्म बुरी तरीके से पिट गई। उसमें बहुत सारी सूचनाएं, आप पढ़ेंगे इतिहास और उसमें देखेंगे सूचनाएं तो बहुत सारी सूचनाएं जस्ट अपोजिट है, गलत है। लेकिन उसके बाद ही सोचिए आज के दौर में कोई निर्देशक इतना बड़ा हिम्मत कैसे कर सकता है कि आज के दौर में जहां सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सब लोग किसी के भी इतिहास को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आया है इतिहास पढ़ने को लेकर के, उस दौर में भी निर्देशक इतना बड़ा हिम्मत कर रहा है कि इतिहास की झूठी घटनाओं को लेकर के पूरा फिल्म तैयार कर दे रहा है। और यह उम्मीद करता है भारत के लोगों से, भारत के बुद्धिजीवियों से कि आप इस फिल्म को देखिए और देख के मान लीजिए कि यही इतिहास है। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत के बुद्धिजीवियों पे एक बड़ा चोट है, बड़ा प्रहार कर रहा है उनकी बुद्धि पर।
वो मानता है कि आप फिल्मों के माध्यम से इतिहास को सीखते हैं, जानते हैं, यानी आप जो बुद्धिजीवी हैं वो हमारे फिल्मों के द्वारा आप इतिहास को सीखिए और जानिए, किताबें पढ़ना छोड़ दीजिए। मैं जो दिखा रहा हूं वही इतिहास है। तो इतिहास को आप फिल्मों के माध्यम से नहीं देख सकते। चाहे कोई भी मूवी हो, जो मूवी बनाई जाती है बेसिकली प्रोफेशनली मूवी होती है, कॉमर्शियल मूवी होती है, और कॉमर्शियल मूवी में जरूरी नहीं कि इतिहास के तथ्यों को सही से उठा करके रख ही दिया जाए। इसलिए मूवी में गलत तथ्यों को दिखाना भी क्षम योग हो जाता है कि ठीक है चलिए मूवी है, कमर्शियल चीजें, बहुत सारी चीजों को तोड़मोड़ करके किसी घटना को गलत तरीके से दिखा करके पैसा कमा लेना, दर्शकों का मनोरंजन कर देना, इसलिए ऐसी फिल्में बनती हैं तो क्षम योग हो जाती हैं, क्षमा की योग हो जाती हैं। तो जो सेंसर बोर्ड है वो भी ऐसी फिल्मों को पास कर देता है क्योंकि इसे पता है कि फिल्म है, एक्चुअल में रियल नहीं है। लेकिन गलती यहां तब होती है कि जब निर्देशक उस क्षम योग फिल्म को, यानी कि ऐसी फिल्म को जो प्रोपेगेंडा रहित फिल्म है, उसे इसलिए बना करके आम जनता को पेश कर रहा है कि इसे सही मान लेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि निर्देशक ने आम जनता को ही मूर्ख समझ लिया है और अपनी ही अंगुली पर नचाना चाहता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। संकीर्णता से भरे हुए हैं, बस 2 यहां पे बहुत है। अब आइए, कुछ अन्य साहित्य भी लिखे गए। अन्य साहित्य, हेडिंग डाल लीजिएगा, अन्य साहित्य। अन्य साहित्यों में जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आपको पता है कब अर्थशास्त्र की खोज हुई थी। उसके अलावा कामंदक का नीतिसार और क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी आदि कर लीजिए, मंजरी आदि। अब ये ऐसे ग्रंथ हैं जिससे बहुत सी जो जानकारियां प्राप्त होती हैं वो थोड़ा हट करके जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति की जानकारी प्राप्त होती है, राजनीति की जानकारी प्राप्त होती है ना, बेसिकली। लेकिन ऐसे ग्रंथों की भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस है ऐसे ग्रंथों के। सबसे बड़ा लिमिटेशन ये ऐसे ग्रंथों की कि ये ग्रंथ एक्चुअल में जो हैं लिखे गए, इनका काल निर्धारण स्पष्ट नहीं होता है कि किस काल में लिखे गए। और दूसरी चीज कि ऐसे ग्रंथ लंबे समय में लिखे गए, एक ही काल में लिखे नहीं लिखे गए बल्कि लंबे समय में लिखे गए, तो यह तय करना मुश्किल होता है कि इसका कौन सा अंश किस काल का है। तो थोड़ा सा देखिए इसका क्या है, इसकी महत्ता तो यही होगा कि इसमें जानकारियां थोड़ा हटके प्राप्त होती हैं, लेकिन इसकी सीमाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीमा, इसकी सीमा क्या है कि इसका जो संकलन किया गया है किसी एक ही काल में संकलन नहीं किया गया। तो यहां पे लिख लीजिए, ऐसे ग्रंथों का संकलन, ऐसे ग्रंथों का संकलन किसी एक ही काल में नहीं किया गया, एक ही काल में नहीं किया गया, एक ही काल में नहीं किया गया। यानी ये जो ग्रंथ लिखे गए एक ही काल में इसका संकलन नहीं हुआ है, एक ही शासक विशेष के काल में या एक निश्चित समय, जैसे मान ले कि 50 वर्षों में संकलन कर दिया गया, लंबे समय में संकलित हुआ है। तो बड़ी मुश्किल होता है कि कोई अंश इसका लिखा गया है तो ये निश्चित नहीं हो पाता इस अंश को हम किस काल में जाकर के निर्धारित करें कि ये अंश उस काल का है और ये अंश उस काल का है। ये इसकी लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को, नहीं किया गया है। इसीलिए यह सिद्ध करना कठिन है कि इसमें कौन सा अंश किस काल में लिखा गया है, राइट। ये इसके लिमिटेशंस है, सीमा है। इसके अलावा कुछ और ग्रंथों की बात किया जाए, विदेशी साहित्य क्या जाते हैं। विदेशी साहित्य जब हम विदेशी साहित्य की बात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनके लिए हम इस साहित्य का उपयोग हम इतिहास को जानने के लिए एक प्रकार का हम समानांतर उपयोग तो करते हैं कि मान लीजिए मौर्य काल को जानना है तो देशी और विदेशी दोनों साहित्य का काम हम करते हैं।
लेकिन कुछ कालों के लिए ये एकमात्र स्रोत है हमारे लिए। बहुत सारे ऐसे कालखंड हैं, कुछ काल ऐसे हैं भारत में जिनको जानने के लिए हमें बेसिकली विदेशी साहित्य पर ही निर्भर रहना होता है, देसी साहित्य वहां पे उपलब्ध ही नहीं है। तो इनके भी कुछ इंपॉर्टेंसी है, महत्ता है, थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें कि जैसे देखिए इनका उपयोग न केवल देसी साहित्य के पूरक के रूप में हुआ है, बल्कि कुछ कालों के अध्ययन के लिए इनका मौलिक उपयोग हुआ है। कुछ कालों के अध्ययन के लिए इनका मौलिक उपयोग हुआ है, यानी कि एकमात्र यही स्रोत है कुछ कालों के अध्ययन के लिए। तो बेसिकली यहां तय होता है कि अब इनकी क्या महत्ता है, क्या लिमिटेशन है, दोनों चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न पूछा भी गया है मेंस में सीधे कि भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में विदेशी साहित्य कहां तक सफल हुए हैं और कहां तक इनकी उपलब्धता या इनमें दी गई जानकारियां हमारे लिए सही सिद्ध नहीं हुई है। मेंस का प्रश्न है, इसका सीधा सा मतलब है कहां तक सफल हुआ, यानी हम विदेशी साहित्य के महत्व की चर्चा करेंगे कि क्या महत्व है इनका, और कहां तक ये भारतीय इतिहास को जानने में यानी जो स्रोत दिए गए हैं वो सही नहीं हुए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब कि जो दिए गई जानकारियां है विदेशी साहित्य में क्या वो पूरी तरीके से सही है भारत के संदर्भ में, तो हम पाते हैं कि ऐसा नहीं है। बहुत सारी जानकारियां हम सही नहीं मान पाते हैं। जैसे आगे चल करके हम लोग देखेंगे, मेगास्थनीज जब आता है, मेगास्थनीज की किताबों का जब चर्चा किया जाता है तो हम देखते हैं बहुत सारी जानकारियां भारतीय समाज के संदर्भ में जो दी गई वो सही नहीं है। तो देखिए इनका महत्व लिख लीजिए। जैसे इनका महत्व देखिए, इनके द्वारा नंबर 1 होगा ये, इनके द्वारा कुछ ऐसे कालों पर भी मैंने बताया कि ऐसे कालों पर भी लिखा गया है जिन पर भारतीय अध्ययन स्रोत उपलब्ध नहीं है। भारतीय अध्ययन स्रोत उपलब्ध नहीं है, यानी भारत में कोई स्रोत ही नहीं है जिनके बारे में हम जान सकते हैं। कुछ ऐसे लिखा गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे तो यहां डाल लीजिए, जैसे कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में 400 BC बचाए कर लीजिए, चौथी शताब्दी, उत्तर पश्चिम में चौथी शताब्दी का इतिहास, तो उत्तर पश्चिम का जो इतिहास चौथी शताब्दी का, यह हमें भारतीय स्रोत में नहीं मिलता। इसके लिए हमें जाना होता है सिकंदर के जो इतिहासकार हैं उनको पढ़ने के लिए, तो वहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके लिए किसके पास जाना होता है, हमें सिकंदर के इतिहास से प्राप्त होता है इसका लेखन, सिकंदर के इतिहासकारों से। सिकंदर के इतिहासकारों से प्राप्त होता है। भारतीय अध्ययन स्रोत यहाँ पे उपलब्ध नहीं पाई जाती। इसी प्रकार एक और उदाहरण लिख लीजिए कि कह सकते हैं हम लोग 11वीं सदी, नंबर 2 एग्जाम्पल, 11वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए हमें कहां जाना होता है, अरबी लेखक अल-बरूनी के पास, अरबी लेखक अल-बरूनी से प्राप्त होता है। 11वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी के लिए हमें अल-बरूनी के पास जाना होता है, हमारे पास सामग्रियां उपलब्ध नहीं हो पाती। तो एक तो इंपॉर्टेंसी ये है कि इन्होंने कुछ काल विशेष पे लिखे हैं, यानी कि हमारे लिए वो मौलिक स्रोत हो जाते हैं। बेसिकली हमें इन्हीं की तरफ जाना होता है क्योंकि हमारे पास अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंस है, दूसरा मत है
कहते हैं कि जो विदेशी लेखक हैं उन्होंने जो लिखा वो पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के लिखा, कोई पूर्वाग्रह उनके दिमाग में नहीं थी। तो लिख लीजिए कि विदेशी लेखक, या इस प्रकार देखिए, इसको समझ लिए थोड़ा सा। यहां पूर्वाग्रहों से मुक्त होने का मतलब ये हो गया कि विदेशी लेखकों ने जो लिखा ये उन पूर्वाग्रहों से मुक्त थे जिन पूर्वाग्रहों से भारतीय लेखक जुड़े रहे। भारतीय जो साहित्यकार रहे वो जिन पूर्वाग्रहों से जुड़े हुए थे उन पूर्वाग्रहों से विदेशी लेखक नहीं जुड़े थे। ठीक बाद के साहित्य जो विदेशी लेखकों का मिलता है, जिसमें भारत के भी साहित्य मिलना शुरू हो जाते हैं एक साथ, तो हम देखते हैं जहां भारतीय साहित्य पूर्वाग्रहों से ग्रसित है वहीं विदेशी साहित्य उसी काल पे जो लिखा गया है वो पूर्वाग्रहों से मुक्त है, इस रूप में। समझ पा रहे हैं इसको? तो लिखिए कि विदेशी लेखक उन पूर्वाग्रहों से, विदेशी लेखक उन पूर्वाग्रहों से मुक्त होते थे जिनसे प्रायः हमारे देशी लेखक ग्रस्त थे। इसीलिए इनका विवरण विदेशी लेखकों का अपेक्षाकृत निष्पक्ष होता था। ये दो इंपॉर्टेंसी है विदेशी साहित्य की। अब आते हैं हम लोग विदेशी साहित्य की सीमाएं, लिमिटेशंस। जब हम देखते हैं कि जो विदेशी लेखक हैं, जैसे मेगास्थनीज ने लिखा, वो भारत में कभी आया हुआ नहीं था। तो पहली चीज कि जो विदेशी लेखक रहे वो भारत से पूरी तरीके से परिचित नहीं रहे, बिना आए हुए ही सुनी सुनाई बातों पर उन्होंने कुछ चीजें लिख दी और उन्होंने भारतीय समाज को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां भी फैलाई, भारतीय समाज को लेकर के। जैसे इन्होंने कह दिया कि भारत में दास नहीं होते थे जबकि भारत में दास होते थे, ऐसी कई भ्रांतियां फैलाई गई। तो अब लिखिए सीमाएं। पहला पॉइंट, विदेशी लेखक भारतीय समाज से परिचित हुए बिना ही उस पर लिखे तथा कई या कुछ भ्रांतियां भी फैलाएं तथा उनके लेखन से कुछ भ्रांतियां भी फैली। जैसे मैंने बताया कि मेगास्थनीज लिखता है, मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास नहीं होते थे। ये एक भ्रांति थी कि भारतीय समाज में दास नहीं होते थे जबकि भारतीय समाज में दास पाया जाता था। तो पहली लिमिटेशन ये हो गया कि भारत आए बिना ही भारतीय समाज पर उन्होंने लिख दिया और कई प्रकार की भ्रांतियां फैला दी कि जैसे भारत में दास नहीं होते थे। दूसरी चीज, कई विदेशी लेखक जो आए वो बेसिकली धार्मिक यात्रा पे आए थे और उन्होंने जो लिखा धार्मिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के लिखा। जैसे चीन के बहुत सारे यात्री आए, हेवेनसोंग आया, फाहियान आया, तो बेसिकली एक धार्मिक यात्रा पे भारत आए थे, ना कि ये ऐतिहासिक यात्रा पे भारत आए थे। जब धार्मिक यात्रा पे भारत आते हैं तो उनके दिमाग में एक धार्मिक पूर्वाग्रह तो होता है और उसी धार्मिक पूर्वाग्रह पे उन्होंने लिखा था। ये भी एक विदेशी लेखकों की एक लिमिटेशंस मानी जाती है, सीमाएं मानी जाती है। तो नंबर 2 डाल लीजिए यहाँ पे कि कुछ विदेशी लेखक विशिष्ट धार्मिक उद्देश्य लेकर भारत आए, थे। अतः उन्होंने धार्मिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर लिखा। जैसे फाहियान और हेवेनसोंग डाल लीजिए इनके विवरण, फाहियान और हेवेनसोंग के विवरण। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया हम लोगों का साहित्यिक स्रोतों से जुड़ी हुई चीजें।
आज हम लोगों ने साहित्यिक सामग्रियों का विश्लेषण कर लिया कि जो विदेशी साहित्य हैं उनकी क्या महत्ता है, लिमिटेशंस हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोगों ने धार्मिक साहित्य के जो दृष्टिकोणों में अंतर था, ब्राह्मण जैन बौद्ध धर्म, उसमें हम लोगों ने देख लिया अंतर, क्या उनके दृष्टिकोणों में अंतर रहा है। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपके दिमाग में घुसी होंगी। अब आप समझ पा रहे होंगे चीजें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अभी संकल्पनाओं का जो सफर है वो आगे बढ़ता जाएगा और कई सारे परतें भी खुलती जाएंगी। अभी दिमाग पे आपके बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा होगा, इस वजह से कि अभी हम लोग एक सामान्य परिचय के तौर पे इतिहास को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास का। और मैं इसी रूप में लेकर के चलता हूँ। मेरा, आप लोग जानते हैं पढ़ाने का तरीका कि मैं बहुत डीप में लेकर के जाता हूँ, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों स्पेस में लेके जाता हूँ। मैं गहराई में भी बहुत लेके जाता हूँ और लंबाई में भी बहुत लेकर के जाता हूँ। और जब भी आप ऑप्शनल को लेकर के मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इतिहास को पढ़ते हैं तो दोनों डिमांड करता है कि आप गहराई में भी जाइए और इतनी गहराई में जाइए कि वापस लौट सके, इतनी गहराई में चले जाइए कि वापस ही नहीं लौट सके, डूब जाए उसी में। इतनी गहराई का भी ध्यान रखना होता है और दूरी लंबाई में भी उतना ही ध्यान रखना होता है कि इतना दूर मत चल जाइए कि हम वापस अपने विषय यानी अपने टॉपिक पे न लौट सके, एकदम अलग ही टॉपिक में चले जाए। तो भी लिमिटेशन ध्यान रखना होता है और बड़ी साइंटिफिक तरीके से हम लोग इस चीज को समझते हुए चल रहे हैं। अभी चूंकि एक दृष्टिकोण मैं आपको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ प्राचीन इतिहास को लेकर के कि किस दृष्टिकोण से हम लोगों को आगे बढ़ना है। अभी हम लोगों ने सिलेबस में एंट्री नहीं किया है, लेकिन सिलेबस में एंट्री करने से पहले यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आता है, स्रोतों से प्रश्न पूछा जाता है। तो सिलेबस में एंट्री करने से पहले इन सब चीजों का आपको दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, सारा फ्रेम दिमाग एकदम साफ होना चाहिए, आपको नजर आना चाहिए स्रोतों को लेकर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो जब हम लोग खंड 1 में बढ़ेंगे, पाषाण काल की शुरुआत करेंगे, तो फिर वहां से आप धीरे धीरे और गुरुतर बढ़ेंगे और खंड 1 के बाद जब खंड 2 में बढ़ेंगे तो आपकी फिर बुद्धि के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि आपको ज्यादा समझने की जरूरत होगी। जब तक लोहे का आविष्कार नहीं होता है तब तक थोड़ा सा समझते चलेंगे, आपको जलवायु बाकी चीजें समझती आ जाएंगी। लोहे के आविष्कार से ही आपकी बुद्धि पे भार ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि लोहा वजनी होता है तो ऐसे भी भार आपका बढ़ेगा, और जहां भार बढ़ेगा तो आप अपने बुद्धि को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिए, तैयार रखिए कि उस भार को सह लेंगे। तभी आप आज चल करके सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल या मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे जीएस हो, आप वहां पे अच्छा कमांड कर पाएंगे, अदरवाइज बाहर। और मैंने बताया कि अगर आपको आईएएस देना है तो आपको अवधारणा पे ज्यादा कमांड होना चाहिए। जो तथ्य है वो आसानी से आपको दिमाग में आ जाएंगे अगर अवधारणाएं मजबूत है तो। सिर्फ तथ्य के ऊपर फोकस करेंगे, एक दिन के बाद दूसरे दिन तथ्य गायब हो जाएगा दिमाग से। तो बेसिकली अवधारणाओं पे फोकस आपको रहना है। अगले लेक्चर में हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों का विश्लेषण कर लेंगे, पूरा देख लेंगे पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या होते हैं, उसकी क्या लिमिटेशन है, सीमाएं, क्या महत्व है। तो एक प्रश्न वहां से भी तैयार हो जाएगा आप लोगों का मेंस का। तब उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे खंड 1 में, और खंड 1 में फिर देखिएगा धीरे 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 कैसे करके सारी चीजें समझते हुए बढ़ते चले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।